नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर जुडिशरी चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो कि यूपी एपीओ के एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रवर्तन कब हुआ था? भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट ये आया था प्रवर्तन में 1 सितंबर 1872 को। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य है? इसमें आपको तथ्य बताना है। हरि ने कहा ये भी एक तथ्य है, मोहन ने देखा ये भी एक तथ्य है और राम ने झूठ बोला ये भी एक तथ्य होगा। तो ये सभी जो है ये क्या है? तथ्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चारों में से कौन सा कथन सही है? अब 4 कथन दिए हुए हैं, इन चारों में से कौन सा कथन सही है बताना है। उपहासांकन यानी कि कैरिकेचर एक दस्तावेज है। दूसरा है, पत्थर पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज नहीं है। फोटो चित्र दस्तावेज नहीं है, या फिर मानचित्र दस्तावेज नहीं है। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। उपहासांकन जो है एक दस्तावेज है, ये गलत है। बाकी सब इसमें जो है तीनों ऑप्शन सही दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, 4th क्वेश्चन है, साक्ष्य की विधि। साक्ष्य की विधि बताना इसमें से क्या है कि ये व्यक्ति के मूल अधिकारों को प्रभावित करती है, सदैव भविष्यलक्षी प्रभाव रखती है, भूतलक्षी प्रभाव रखती है, या फिर प्रक्रियात्मक विधि नहीं है। तो इसमें आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। जो साक्ष्य विधि है वो भूतलक्षी प्रभाव रखती है। अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न, अमुक स्थान में अमुक क्रम से अमुक पदार्थ व्यवस्थित है। तो यह एक तथ्य होगा कि अमुक स्थान में अमुक क्रम से अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, तो ये एक तथ्य है। अगला प्रश्न है, 6th क्वेश्चन, धातु पट्ट या फिर शिला पर उत्कीर्ण लेख एक दस्तावेज है। तो ये सही है, एक दस्तावेजों का धातु पट्ट या फिर शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलने में असमर्थ व्यक्ति या फिर बोलने में असमर्थ एक साक्षी अपना लेख खुले न्यायालय में लिख कर देता है। इस प्रकार का साक्ष्य क्या समझा जाएगा? जो बोलने में असमर्थ है और वो लिख कर के अपना न्यायालय में बताता है, तो ये मौखिक साक्ष्य कहलाया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक साक्ष्य से विपरीत है। जो प्राथमिक साक्ष्य है वो न्यायालय के समक्ष पेश किया गया दस्तावेज है। ठीक है, दस्तावेज का प्रत्येक भाग है। ठीक है, दस्तावेज की प्रत्येक प्रतिलेख है, ये भी ठीक है। तो आंसर ऑप्शन डी होगा। उपरोक्त सभी जो प्राथमिक साक्ष्य है उसमें ये तीनों ही अभिप्रेत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन, किसी साक्षी की प्रति परीक्षा के बाद उसकी उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया था परीक्षा, ये जो है उसकी पुनः परीक्षा कहलाती है। किसी साक्षी की प्रति परीक्षा के बाद उसको फिर से उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया था फिर से परीक्षा होगी, उसको पुनः परीक्षा कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन, प्रश्न यह है कि क्या ए के साथ बलात्संग किया गया था? यह तथ्य कि उसने परिवाद किए बिना कहा कि मेरे साथ बलात्संग किया गया है, आचरण के रूप में जो है ये सुसंगत नहीं होगा। अगला प्रश्न है, मृत्युकालिक कथन ग्राह्य होता है। जो मृत्युकालिक कथन है वो ग्राह्य होगा दीवानी और दांडिक मामलों में, दोनों में ही मृत्युकालिक कथन ग्राह्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्युकालिक कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत ग्राह्य है? तो ये धारा 32 है। इसमें मृत्युकालिक कथन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत आता है, 32 सेक्शन। अगला है, मृत्युकालिक कथन धारा 32 के अंतर्गत साक्ष्य अधिनियम में साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होता है उस स्थिति में भी जबकि वह पुलिस अधिकारी से किया गया हो, केवल उस स्थिति में जबकि उसे लेखबद्ध किया गया हो, केवल तब तक कि वह मजिस्ट्रेट से किया गया हो, या फिर केवल तब जबकि वह मजिस्ट्रेट के साक्षात उपस्थित में किया गया हो। तो आंसर ऑप्शन बी होगा कि केवल उस स्थिति में जब तक कि वह लेखबद्ध किया गया हो। ये मृत्युकालिक कथन है, साक्ष्य के रूप में तभी ग्राह्य होगा जब उसे लेखबद्ध किया गया हो। अगला प्रश्न है, जब तक अनुपागम साबित ना हो उसकी माता और किसी पुरुष के विधि मान्य विवाह के रहते हुए किसी बालक के धर्मस्य की उपधारणा। ऑप्शन ए है, विधि की खंडनीय उपधारणा है, विधि और तथ्य की मिश्रित उपधारणा है। विधि की एक खंडनीय उपधारणा है, फिर तथ्य की उपधारणा है। तो ये जो है विधि की खंडनीय उपधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15th क्वेश्चन, कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य का वाद संबंधित है। ये सह अभियुक्त की संस्कृति से संबंधित वाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालका नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर 1939 नामक वाद का अंतिम फैसला किस न्यायालय ने दिया था? तो ये दिया था प्रीवी काउंसिल ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई सुसंगत संस्वीकृति कब सुसंगत होगी? कोई भी सुसंगत संस्वीकृति ये कब असंगत होगी? तो ये होगी जब पुलिस अधिकारी को की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्णित हुआ था कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27, धारा 24, 25 और 26 का अपवाद है? जो धारा 27 है इसका अपवाद है धारा 24, 25 और 26। ये किस वाद में, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस अपवाद में बताया गया था? किस वाद में बताया था? ये जो वाद है इनायतुल्लाह बनाम महाराष्ट्र राज्य, इसमें बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन, पालका नारायण स्वामी बनाम सम्राट के वाद का संबंध है? तो ये मृत्युकालिक कथन से संबंधित वाद है, पालका नारायण स्वामी बनाम सम्राट वाद। नेक्स्ट है स्वीकृतियाँ क्या है? तो स्वीकृतियाँ इसमें विबंधन के रूप में प्रवर्तित हो सकती हैं। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत द्वितीयवाद या विचारण के वर्जन हेतु पूर्व निर्णय सुसंगत है? तो ये धारा 40 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, कथन दिया हुआ है, कथन है न्यायिकेतर संस्वीकृति यदि स्वैच्छिक है तो अन्य साक्ष्य के साथ विश्वसनीय हो सकती हैं। कारण है न्यायिकेतर संस्वीकृति साक्ष्य का एक कमज़ोर सूत्र है। तो इसमें जो है ये दोनों सही है, लेकिन इसकी जो व्याख्या है वो भी सही दी हुई है। कथन और कारण दोनों सही हैं और इस कारण सही व्याख्या इसकी करता है। अगला प्रश्न है 23 क्वेश्चन, ए पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है। आन के पास टिकट था, यह साबित करने का भार जो है ए पर होगा। अगला प्रश्न है, विशेषज्ञ की राय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है? विशेषज्ञ की राय धारा 45 के अंतर्गत आता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 में है विशेषज्ञ की राय। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 किन तथ्यों से संबंध में सुसंगतता का नियम प्रतिपादित करती है? तो ये करती है हेतु, तैयारी, पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती आचरण। तो आंसर है उपरोक्त सभी। धारा 8 जो है ये तीनों ही उसमें है। अगला है, एक सह अपराधी के संबंध में क्या प्रावधान है? जो सह अपराधी होता है वो धारा 114, 113 में के अंतर्गत सुसंगत है साक्ष्य अधिनियम में। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य विधि की धारा 45 में विशेषज्ञ की राय सुसंगत है विज्ञान या कला के विषय पर, हस्तलेख या फिर अंगुली चिन्हों के विषय पर, विदेशी विधि पर। तो ये तीनों पर ही जो है विशेषज्ञ की राय सुसंगत मानी जाएगी धारा 45 के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन, सूची दी हुई है, सूची में लाना, एक तरफ है तथ्यों की सुसंगतता और एक है साक्ष्य अधिनियम की धाराएं। बताना है किसमें क्या दिया हुआ है। तथ्य जो विवादक तथ्य का परिणाम है, ये किस धारा में है? तथ्य जो विवादक तथ्य का परिणाम है ये है धारा 7 में। तथ्य जो एक ही संव्यवहार के भाग हैं, एक ही संव्यवहार के भाग, ये आएंगे धारा 6 में। तथ्य जो विवादक तथ्य की तैयारी दर्शाते हैं, ये है धारा 8 में। और सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनः स्थापना के लिए आवश्यक तथ्य, ये है धारा 9 में। अगला प्रश्न है, किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए कितनी संख्या में साक्षी अपेक्षित है? ये जो है कोई विशिष्ट संख्या इसमें अपेक्षित नहीं की गई है। नेक्स्ट है, दांडिक मामलों में यह तथ्य कि अभियुक्त अच्छे चरित्र का है, ये सुसंगत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन, प्रश्न यह है कि क्या का ने किसी अमुक दिन कलकत्ता में अपराध किया, यह तथ्य कि वह उस दिन लाहौर में था सुसंगत है। तो ये जो है क्योंकि वह विवाद तथ्य को अत्यंत अनिसंभाव्य बनाता है, इसलिए जो है ये इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचक प्रश्न। सूचक प्रश्न जो होते हैं वो प्रति परीक्षा में पूछा जा सकता है। सूचक प्रश्न प्रति परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धारा में से किस धारा में यह उपबंध है कि अभियुक्त का पूर्व का बुरा शील सुसंगत नहीं है, यह है धारा 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न यह है कि क्या ए ने एक अपराध किया था, ये इसमें कौन सा तथ्य है जो सुसंगत है? ए ने साक्षी की उपस्थिति होने से रोका, ए ने एक साक्षी को उपस्थित होने से रोका
दूसरा है एन साक्ष्य नष्ट कर दिए, तीसरा है एक चेतावनी का पत्र प्राप्त होने के पश्चात फरार हो गया था। तो ये तीनों ही जो है तथ्य हैं, तीनों ही सुसंगत तथ्य होंगे ये कि आने कोई अपराध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन। किसी साक्षी से पूछा जाता है कि क्या वह किसी पद से बेईमानी के लिए हटा दिया, मतलब उसको हटा दिया गया है, हटाया नहीं गया है, वह इससे इनकार करता है। क्या यह दर्शाने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है कि वह बेईमानी के लिए पदयुक्त किया गया था? तो यहाँ पर जो है ये अग्राह्य होगा, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या एक सशस्त्र विप्लव में भाग लेकर जिससे संपत्ति नष्ट की जाती है, फौजों पर आक्रमण किया जाता है और जेलें तोड़कर खोली जाती हैं, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अभियुक्त है, चाहे कै उन सभी में उपस्थित नहीं हो रहा हो, फिर भी इन तथ्यों को गठित होना सुसंगत है क्योंकि यहाँ पर जो है वे साधारण संव्यवहार के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? आपराधिक मामलों में पूर्वतन अच्छा शील सुसंगत है, उत्तर में होने के अतिरिक्त पूर्वतन शील सुसंगत है, सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए शील सुसंगत है, सिविल मामले में यह तथ्य है कि किसी व्यक्ति का शील ऐसा है जिससे नुकसान के रूप में जो उसे मिलने चाहिए उस पर प्रभाव पड़ता है, विसंगत है। तो इसमें से जो है जो सही है वो ये है कि आपराधिक मामले के पूर्वतन अच्छा शील सुसंगत है। अगला क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन। वे तथ्य जो सुसंगत ना होने पर भी ग्राह्य बनाए जाते हैं वो धारा 1 से 5, धारा 6 से 55, धारा 145 से 155 या फिर दोनों। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, धारा 6 से लेकर धारा 55 तक। वे तथ्य भी सुसंगत ना होने पर भी ग्राह्य माने जाएंगे, ठीक है। वे तथ्य जो सुसंगत ना होने पर भी ग्राह्य है वो ग्राह्य होंगे 6 से 55 में। अगला क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन। ब की जहर द्वारा हत्या के लिए ए का विचारण हो रहा था। विचारण के दौरान यह तथ्य कि जैसा जहर व को दिया गया था उसी के समान एक जहर ए ने व की मृत्यु के पूर्व प्राप्त किया गया था, कि जहर के लक्षण प्रकट होने के पूर्व व के स्वास्थ्य की दशा बावत है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी सही आंसर होगा, यह दोनों ही तथ्य सुसंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। कोई तथ्य जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के हेतु या तैयारी दर्शित या गठित करना सुसंगत है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न में से किस धारा में उपरोक्त कथन उपबंधित है? तो ये धारा 8 में आएगा। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।